रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्लूकोज का एक प्रकार है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। तो साथियों ग्लूकोज का एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो साथियों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो ऊर्जा के केंद्र कौन से होते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 4 में बताना है। तो ऊर्जा के केंद्र वसा होते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो सामान्य क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, 8 कृंतक दांत होते हैं। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह कौन सा है। साथियों प्रश्न नंबर 7 क्या है, मुख्य अवशोषण किस अंग में होता है। राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 7 का, 7वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न है, हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है कौन सा है। साथियों 8वां क्वेश्चन है, 8वें का राइट आंसर रहेगा आमाशय, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 9 है, खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्य धानी में फंस जाना क्या कहलाता है। एंडोसाइक्लोटिस, एंडोसाइटोसिस या फिर एक्ट्रोसाइटोसिस या एक्स्ट्रोसाइक्लोरिसिस। तो साथियों प्रश्न क्या है वापस देख लें, खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्य दानी में फंस जाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है साथियों एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, अमीबा अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता है, इन्हें क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अमीबा जो है अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता है, इसे पादाप कहा जाता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। 12वें का राइट आंसर बताना है, रूमिनेंट, एंडोसाइटोसिस या फिर रोमन या जुगाल, 4 ऑप्शन हैं। तो घास खाने वाले जंतुओं को दोस्तों रूमिनेंट्स कहा जाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, चवर्णक दांत निम्न में से कैसे होते हैं, धारदार, नुकीले, खुरदरे या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चवर्णक दांत जो है वह खुरदरे होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, गेहूं से कंकड़ को अलग करने की कौन सी विधि है, या गेहूं को कंकड़ से अलग कौन सी विधि से किया जाता है। फटकना, चुंबक, बीनना या थ्रेसिंग। साथियों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बीनना, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला है, दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है। आसवन, अपकेंद्रण या फिर छानना या वाष्पन, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है साथियों, अपकेंद्रण विधि से अलग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 है, समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, शक्कर व दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण का उदाहरण है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पन, संघनन, आसवन या थ्रेसिंग। भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया साथियों संघनन कहलाती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 17वें में। प्रश्न नंबर 18 है, ऐसे मिश्रण जिनमें उसके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है साथियों वह कौन सा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 है, ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना क्या कहलाता है। ठोस तथा द्रव में से किसी मिश्रण के अवयवों को अलग करना क्या कहलाता है साथियों, निस्यंदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20 है, अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अवसादन, कटाई, भंडारण या थ्रेसिंग। साथियों
प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21 है, किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, निस्यंदन, निष्पादन या संघनन। साथियों, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 है, नमक एवं नौशादर के मिश्रण को कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नमक एवं नौशादर के मिश्रण को कौन सी विधि से अलग किया जा सकता है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा ऊर्ध्वपातन मेथड द्वारा। पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? जंग लगना, बर्फ पिघलना, दूध का दही बनना, सेब कटने पर भूरा होना। साथियों, 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? साथियों, 23 का राइट आंसर रहेगा बर्फ पिघलना। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब का प्रकाशित होना, चूने के पानी का दूध या होना, पानी का वाष्प में बदलना या घी का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? चूने के पानी का दूध या होना, नए पदार्थ का निर्माण होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, घरों में लोहे के दरवाजों पर रंग रोगन क्यों किया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। घरों में लोहे के दरवाजों पर रंग रोगन क्यों किया जाता है? तो साथियों, जंग लगने से रोकने के लिए रंग रोगन करते हैं। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। जंग का रासायनिक सूत्र बताना है आपको प्रश्न नंबर 26 में। तो साथियों, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, जल का वाष्प बदलना कैसा परिवर्तन है? जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है साथियों? 27वें का राइट आंसर क्या रहेगा? जल का वाष्प में बदलना अस्थायी यानी भौतिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं? अस्थायी, स्थायी, एक व दो, दोनों या दोनों ही नहीं। 28वां क्वेश्चन है साथियों। उत्क्रमणीय परिवर्तन जो है दोस्तों, वह अस्थायी होते हैं यानी भौतिक परिवर्तन होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं यानी जिसे पदार्थ से कोई अन्य पदार्थ बन जाता है, वापस उसको उसमें नहीं बदला जा सकता, वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। और अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन है साथियों, वे स्थायी होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक, रासायनिक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, कौन से कहलाएंगे दोस्तों? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय कहलाएंगे। और अगला है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो अनुत्क्रमणीय का मतलब नया पदार्थ बन गया है, उसको वापस नहीं बदला जा सकता, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आज लाइक करना है, जितने लोग भी देखते हैं सबको लाइक करना है दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी प्रकार से आगे कक्षाओं के क्वेश्चन लेके आएंगे। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, साइट्रिक, टार्ट्रिक या एसिटिक। 4 विकल्प हैं। तो इमली में साथियों कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में क्षारक कौन सा है? इनमें से आपको बताना है क्षारक कौन सा है साथियों। तो साथियों, इनमें से क्षारक कौन सा है? नमक का अम्ल क्षारक है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 33 का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, नमक का अम्ल। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, जिंक यानी जस्ते पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी है साथियों? तो ये गैस कौन सी रहेगी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस रहेगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगला है 35, सोरे का अम्ल कौन सा है? तो सोरे के अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ठीक है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? साथियों, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कृत्रिम सूचक कौन सा है? तो कृत्रिम सूचक जो है वह फिनोल्फ्थेलिन है। एक मेथिल ऑरेंज और एक फिनोल्फ्थेलिन, ये दोनों ही कृत्रिम सूचक के उदाहरण है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 39 है, सामान्यतः लवण होते हैं। अम्ल, क्षारकीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्यतः जो लवण होते हैं वे उदासीन प्रकृति के होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, 41 नंबर पे आ चुके हैं। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम अग्नाशय है साथियों, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, भोजन में कौन से तत्व की कमी से गलगंड नामक रोग की होने की संभावना रहती है? तो भोजन में जो है साथियों आप सभी को पता है आयोडीन की कमी से जो है गलगंड रोग होने की संभावना रहती है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 43 है, किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? साथियों किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा, यानी संतुलित आहार भी मिलना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता भी रखनी चाहिए और शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 44 है, शारीरिक परिवर्तन शरीर में जिन रासायनिक पदार्थों से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रंथि, हार्मोन, रक्त या प्लाज्मा? साथियों शारीरिक परिवर्तन शरीर में जिन रासायनिक पदार्थों से होते हैं उन्हें हार्मोन कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? पीयूष, अग्नाशय, थाइमस या पीनियल? तो साथियों वृद्धि हार्मोन जो है वह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 46 है, जिस रोग के कारण गला सूजकर लटक जाता है वह रोग कौन सा है? जिसमें गला सूजकर लटक जाता है साथियों वह रोग होता है गलगंड या गेंगा रोग, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। शरीर की किस अवस्था में तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है साथियों? तो आप सभी को पता है शरीर की जो है किशोरावस्था जो है उसमें शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, मछली के हृदय में होते हैं, मछली का हृदय आप सभी को पता है द्विकोष्ठीय होता है, कैसा होता है? द्विकोष्ठीय, जिसमें एक आलिंद और एक नीले रहता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 50 देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है किसकी योजक कड़ी है? एक ऑप्शन यहाँ है, बाकी के तीन ऑप्शन यहाँ पर है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह रेप्टिलिया व एविस के मध्य की कड़ी होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 51 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो साथियों उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा दिया गया था, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, व्हेल के अग्रपाद क्या कहलाते हैं? फ्लिपर, हाथ, पंख या पैर? तो व्हेल के अग्रपाद जो है दोस्तों फ्लिपर कहलाते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। पृथ्वी पर पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की संख्या पूछी गई है साथियों, ये संख्या है असंख्य, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 54 है, आरंभ में सभी जंतु रीढ़ की हड्डी के आधार पर कैसे थे? आरंभ में सभी जंतु रीढ़ की हड्डी के आधार पर कैसे थे साथियों? राइट आंसर रहेगा एकशेरुकी थे। कौन से थे? एकशेरुकी, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्न में से किसमें एक आलिंद व एक नीले होता है? साथियों अभी ऊपर चर्चा की थी कि मछली का हृदय द्विकोष्ठीय होता है जिसमें एक आलिंद और एक नीले, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? मछली, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 56 है, इंपॉर्टेंट है, पुनरावर्त सिद्धांत जर्मनी के किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? पुनरावर्त का जो सिद्धांत है वो जर्मनी के किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो उनका नाम है दोस्तों हेकल, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों निम्न स्थानों में जिराफ कहाँ पाया जाता है? साथियों जिराफ जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो जिराफ दोस्तों कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, जलीय प्राणियों का अनुकूलन है, जलीय प्राणियों का अनुकूलन कौन सा है साथियों? जलीय प्राणियों का अनुकूलन है गलफड़ों का पाया जाना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 59 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये सभी को आ रहा होगा, राजस्थान का राज्य पक्षी मेरे प्यारे साथियों कौन सा है? गोडावण है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 60 पे आ जाइए, शरीर पर घने बाल व त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत कौन से आवास की विशेषता है? इंपॉर्टेंट है, शरीर पर घने बाल व त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत जो है
वह ध्रुवीय आवास की विशेषता है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली निम्न में से कौन सा जीव है? तो सामान्यतः क्वेश्चन है, मछली जो है जलीय जीव है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 62 है, जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन दोस्तों गलफड़ों के द्वारा होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं साथियों, निम्न में से मरुस्थलीय आवासों में रहने वाले जंतु कौन से हैं? मरुस्थलीय आवासों में रहने वाले जंतु कौन से हैं साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मरुस्थलीय चूहा, सर्प और ऊंट, ये सारे मरुस्थलीय आवास के जंतु हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 64 है, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? खोखली, मजबूत, भारी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों पक्षियों की हड्डियां जो है वह खोखली होती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 65 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकांश समय भूमि किससे ढकी रहती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकांश समय में भूमि जो है वह साथियों बर्फ से ढकी रहती है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 66 देखिए, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायक है? जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में कौन सहायक है साथियों? तो राइट आंसर क्या रहेगा? कलोम। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, कीटों में श्वसन अंग कौन सा है? कीटों में श्वसन अंग कौन सा पाया जाता है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा श्वास रंध्र। कौन से हैं? श्वास रंध्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा द्वारा श्वसन करता है, त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है साथियों? 68 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? केंचुआ। केंचुआ जो है त्वचा द्वारा श्वसन करता है। सामान्य प्रश्न है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यही से रीट का पेपर भी सिलेक्ट होने वाला है। कीटों में पाए जाने वाली वायु नलियों के जाल को क्या कहा जाता है? कीटों में पाई जाने वाली वायु नलियों के जाल को क्या कहते हैं साथियों? श्वास प्रणाल कहा जाता है, श्वास प्रणाल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 70 है, निम्न में से नम एवं श्लेष्मीय त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है? नम एवं श्लेष्मीय त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है साथियों? केंचुआ करता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 71 है, पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है साथियों? रंध्रों द्वारा होता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 72 है, मानव में वृक्कों की संख्या कितनी है? यानी किडनी। मानव में वृक्कों की संख्या कितनी है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया साथियों? तो ये मनाया गया था 21 जून 2015 को, पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को क्या कहा जाता है साथियों? शाफ्ट, मेखला, संधि या कार्पल? तो राइट आंसर रहेगा शाफ्ट, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं, हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है साथियों? हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 76 है, निम्न में से मानव शरीर का आधारभूत ढांचा है? निम्न में से मानव शरीर का आधारभूत ढांचा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? कंकाल तंत्र। क्या रहेगा? कंकाल तंत्र। प्रश्न नंबर 77 देखिएगा, रीढ़ की हड्डी में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है साथियों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 33। अगला क्वेश्चन है, हाथ व पैर की अस्थियां निम्न में से कंकाल के कौन से प्रकार में सम्मिलित है? तो हाथ व पैर की अस्थियां निम्न में से कंकाल के कौन से प्रकार में सम्मिलित है साथियों? 78 नंबर का राइट आंसर रहेगा अनुबंधी कंकाल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 79 देखिएगा, निम्न में से कंधे की अस्थि को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कंधे की अस्थि जो है अंश मेखला कहलाती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 80 है, केंचुआ किस प्रकार की गति करता है? तो केंचुआ साथियों किस प्रकार की गति करता है? रेंग कर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए, यदि भारती के भाई के आयु 10 दिन है तो उसकी आयु का मान घंटों में कितना होगा? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 81 का राइट आंसर 240 घंटे रहेगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है, घड़ियों की कार्यविधि किस प्रकार की गति पर आधारित है? घड़ियों की कार्यविधि जो है किस प्रकार की गति पर आधारित है? राइट आंसर रहेगा आवर्त गति, ऑप्शन नंबर 2।
प्रश्न नंबर अगला देखिए 83 नंबर, मीटर प्रति सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? 83 का। प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अगला है एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? 84 नंबर देखिए, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच की दूरी साथियों चंद्रमास कहलाती है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है सेलों के विद्युत परिपथ वाली घड़ी को क्या कहते हैं? सेलों के विद्युत परिपथ वाली घड़ी दोस्तों क्वार्ट्ज घड़ी कहलाती है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 86 देखिए, निम्न में से मात्रकों के प्रतीकों को लिखा जाता है। मात्रकों के प्रतीकों को दोस्तों एक वचन में लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 87 है, निम्न में से स्पीडोमीटर पर क्या लिखा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। स्पीडोमीटर पर साथियों किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से ग्राफ पेपर पर अक्ष अंकित होते हैं कौन कौन से? साथियों ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई अक्ष होते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। निम्न में से दाब का मात्रक कौन सा है? दाब का मात्रक पूछा हुआ दोस्तों क्या रहेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 90 है, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर दाब होता है। द्रव के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर दाब जो है दोस्तों अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, कमानीदार तुला से मापन होता है। कमानीदार तुला से दोस्तों भार का मापन होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 92 है, निम्न में से न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को कहते हैं। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पास्कल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, समुद्र तल से औसत वायुमंडलीय दाब का मान कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो रहेगा 10, 13, 25 पास्कल। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर जल दाब का मान कितना होता है? एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं का जल दाब का मान दोस्तों बराबर होता है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 95 है, निम्न में से गहराई के बढ़ने के साथ द्रव का दाब। साथियों गहराई के बढ़ने के साथ ही द्रव का दाब जो है वह बढ़ता जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, जो हम ऊंचाई पे जाते हैं वायु दाब होता है। जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं दोस्तों वायुदाब कम होता जाता है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 97 है, आउटपुट उपकरण नहीं है। आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है साथियों इनमें से? तो साथियों राइट आंसर रहेगा कीबोर्ड जो है वह इनपुट उपकरण है, आउटपुट नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 98 है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है? तो साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी भाग है। उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। मेमोरी, एएलयू और नियंत्रण यूनिट। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 99 है, इनपुट उपकरण कौन सा है? तो साथियों कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये सारे इनपुट उपकरण हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 100 है, निम्न में से कंप्यूटर का भाग है इनपुट इकाई, सीपीयू, आउटपुट इकाई या सभी? तो साथियों राइट आंसर रहेगा सभी कंप्यूटर के ही भाग है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 101 है, न्यूमेरिक कुंजियों में कुंजियों कितने अंकों की होती है? जो कीबोर्ड पर न्यूमेरिक कुंजियां होती है वो कितने अंकों की होती है? तो 0 से 9। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 102 है, निम्न में से मॉनिटर का भाग कौन सा है? सीआरटी, एलसीडी, एलईडी या सभी? 102 का राइट आंसर रहेगा सभी। ऑप्शन नंबर 4। साथियों प्रश्न नंबर 103 देखिए, कंप्यूटर में डाटा जिन उपकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जिनके द्वारा डाटा प्रदर्शित किया जाता है आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
साथियों प्रिंटर जो है वह आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 105 देखिएगा, वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब साथियों कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 106 है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साथियों वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 107 है, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर दूरी पर, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 108 है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को दोस्तों आपतन कोण कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर विसरित 109 है, विसरित परावर्तन में परावर्तक के धरातल की सतह कैसी होती है? तो साथियों विसरित परावर्तन में परावर्तक के सतह की जो धरातल की सतह है वह किस प्रकार की होती है? अनियमित, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 110 है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता कौन सा होता है? दोस्तों जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 111 देखिए, दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। कल हम कक्षा 8 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पार्श्व दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पार्श्व दर्पण के लिए साथियों उत्तल दर्पण उपयोग में लेते हैं, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 113 में आते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला तापमापी में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला तापमापी में दोस्तों पारा भरा होता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 114 है, जब पदार्थ के अणु स्वयं चलकर ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं तो ऊष्मा संचरण की यह विधि कौन सी होती है? तो ऊष्मा संचरण की यह विधि साथियों होती है संवहन, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ये सारे क्वेश्चन 7वीं क्लास के चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो साथियों किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने की स्थिति को ताप कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 116 देखिए, निम्न में से वस्तुओं का ताप ज्ञात करने का उपकरण कौन सा है? दोस्तों ताप जो ज्ञात किया जाता है वह तापमापी या थर्मामीटर से मापा जाता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कम समय में अधिक क्वेश्चन इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में बताना है कि मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। राइट आंसर रहेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहला ऑप्शन। अगला है, निम्न में से ऊष्मा का चालक पदार्थ है लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन या तांबा? तो साथियों ऊष्मा का चालक पदार्थ कौन सा है? तांबा, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 119 है, बुखार आने पर शरीर का तापमान, बुखार आने पर दोस्तों शरीर का तापमान बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 120 है, वनों से हमें क्या लाभ है? ये नया टॉपिक जोड़ा गया तो ये भी आपको पढ़ना है। वनों से हमें क्या लाभ है दोस्तों? भूजल स्तर भी बढ़ता है, वातावरणीय तापमान को नियंत्रित करते हैं, भूमि का उपजाऊ बढ़ाते हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा, चौथा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 121 है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। दोस्तों वनोन्मूलन का दुष्परिणाम कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा मृदा अपरदन में वृद्धि होना, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 122 है, राजस्थान का राज्य पुष्प व वृक्ष कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का राज्य पुष्प तो है रोइडा और वृक्ष है खेजड़ी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 123 है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये पहले भी आया था, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 124 देखिए, वे क्षेत्र जहां पेड़ पौधे एवं वन्य जीव बहुतायत में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जहां पर पेड़ पौधे व वन्य जीव बहुतायत में पाए जाते हैं ऐसे क्षेत्र वन कहलाते हैं, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, निम्न में से
वनों से प्राप्त सामग्री कौन सी है? तो साथियों औषधियाँ भी प्राप्त होती है, रबड़ और बांस, यानी ये सभी जो है जो वनों से प्राप्त होने वाली सामग्री है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 126 है, पशु पक्षी व जीव जंतुओं के श्रेष्ठतम आवास हैं। पशु पक्षी व जीव जंतुओं के श्रेष्ठतम आवास है वन दोस्तों। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 127, प्राकृतिक आवासों में पाई जाने वाली समस्त सजीव प्रजातियों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आवासों में पाई जाने वाली समस्त सजीव प्रजातियां वन्य जीव कहलाती है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं आज दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिले। 128वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के बूंदी में कौन सा अभ्यारण्य है? तो साथियों राजस्थान में के बूंदी में कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 129 देखिए, निम्न में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है? दोस्तों किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है? राइट आंसर रहेगा प्लास्टिक की थैली की। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 130 देखिए, अपशिष्ट को खुले में फेंक देने से क्या होता है? दोस्तों अपशिष्टों को खुले में फेंक देने से मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 131, निम्न में से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो साथियों जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? पेड़ पौधों की पत्तियां। पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 132, निम्न में से अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? तो साथियों अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ के उदाहरण हैं धातु के टुकड़े। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 133 है, गोबर गैस प्राप्त होती है। साथियों गोबर गैस जो है वह ईंधन गैस। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। अब देखिए ये 133 क्वेश्चन आज हमने देखे 7वीं क्लास के, 134 क्वेश्चन देखे थे 6th क्लास के। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यदि इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर 1 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों आगे मिलेंगे 8वीं क्लास के प्रश्नों के साथ में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।